Hello, hi students. I am Dr. B.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। आज आप लोग फिजिक्स के क्लास में उपस्थित हैं और फिजिक्स क्लास 10 का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और इसमें कल हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानकारी हम लोग लिए। स्फेरिकल मिरर में टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आज का टॉपिक है हम लोग का। तो आज हम लोग जानकारी लेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो कल आपने देखा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में दो प्रकार का टाइप्स था। पहला का नाम था कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और दूसरा का नाम था कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन लेंगे। तो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन आप लोग लिखिए। कॉनकेव मिरर वैसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह घासा हुआ हो और ओवरा सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का कलॉय किया गया। तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का फिगर आप लोग कल भी देखे थे, आज भी मैं दिखा रहा हूं। अवतल दर्पण का ये उभरा हुआ सतह जो है, इस पर सिल्वर ब्रोमाइड का कलॉय किया रहता है और इसके जो बीच वाला पॉइंट है, मध्य बिंदु है मिरर का, वहां पोल होता है। पोल को P से डिनोट करते हैं, जिसका अर्थ ध्रुव होता है। इस पोल से होते हुए एक प्रधान अक्ष गुजारा जाता है और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। यह है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। और ये गोलीय दर्पण जिस गोला से बना होता है, उसका जो केंद्र है, वह केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी वक्र त्रिज्या कहलाती है। और वक्र त्रिज्या का जो आधी लंबाई होती है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और ये फोकस और पोल के बीच में, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होता है, उसको फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं।
फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। तो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में इतने कंपोनेंट्स होते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग यहां जानकारी लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो ये आपका था अवतल दर्पण। अब हम लोग दूसरा दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लेंगे और उसका फिगर देखेंगे। वैसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसे हुए भाग को सिल्वर ब्रोमाइड से कलॉय किया गया, तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये उत्तल दर्पण का डेफिनेशन है, वैसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ और धंसा हुआ जो सतह है उसको सिल्वर ब्रोमाइड से क्लॉय किया गया हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब इस दर्पण का फिगर आप लोग देखेंगे। उत्तल दर्पण का फिगर देखिए। ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, खोखला गोला का एक भाग है और इसके जो मध्य बिंदु है, मिरर के लंबाई का जो मिडिल पॉइंट है यहाँ P है और इसका वक्रता केंद्र पीछे की तरफ होता है, क्योंकि ये जिस गोला से मिल करके बना है, जिस गोला का एक भाग है, उस गोला के केंद्र को C से डिनोट करते हैं और ये उत्तल दर्पण में दाईं तरफ होता है। और उसी प्रकार ये पोल ध्रुव है, ये प्रधान अक्ष है और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या कहा जाता है। वक्र त्रिज्या के आधी लंबाई जो होता है उस पॉइंट पर फोकस होती है और ये ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये आपका उत्तल दर्पण देख रहे हैं। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है ये दाईं तरफ होती है, अवतल दर्पण में बाईं तरफ होती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें जो इसका कंपोनेंट है, दोनों दर्पण में सेम ही कंपोनेंट होता है, सेम कंपोनेंट। जिस प्रकार अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दोनों में ये ध्रुव है, ये जो है प्रधान अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये फोकस दूरी है, ये वक्र त्रिज्या है। तो इतना कंपोनेंट जो है दोनों मिरर में सेम होता है। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक है
कि वक्र त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्र त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, अर्थात फोकस दूरी जो है ये वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें सब कंपोनेंट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और एक टॉपिक आपको जो है सो इसमें हम लोग को जानना है, वक्र त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी का दोगुनी होती है। इसको प्रूफ हम लोग को करना है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करें वक्र त्रिज्या फोकस जितेंद्र जी जूम कर दीजिए थोड़ा सा। आधी होती है। अवतल दर्पण में हम लोग को सिद्ध करना है ये वक्र त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दैट इज ये R बराबर 2f और ये फोकस दूरी f बराबर r/2। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक फिगर बनाना होगा। अवतल दर्पण सबसे पहले लेते हैं, m डैश अवतल दर्पण है, इसकी ध्रुव P है, इसके मानक गुजारा है, यहाँ C है और इसकी लंबाई जो होगा फोकस होता है, और एक प्रकाश की किरण सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये फोकस से होकर गुजरता है। और हमने ये C को फिर यहां नॉर्मल के रूप में, अभिलंब के रूप में मिलाया। ये AB प्रकाश की किरण है, ये है स्मॉल I, ये है स्मॉल r, और यहाँ I एंगल है इसलिए यहाँ भी I होगा, यहाँ R है इसलिए यहाँ भी R होगा। तो ये फिगर हम लोग जो है सबसे पहले बनाएंगे। R बराबर 2f अगर सिद्ध करना हो या f बराबर r/2, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना होगा। फिगर ये बनाते हैं, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण के बीच में मध्य पॉइंट में P ध्रुव देते हैं, और इससे एक प्रधान अक्ष गुजारा जाता है, और ये प्रधान अक्ष गुजारते हैं तो यहाँ गोला का जो केंद्र होता है
खोखला गोलाकार जिससे यह अवतल दर्पण बना है उस केंद्र पर सी देते हैं वक्रता केंद्र, और ये फोकस है जो आधी लंबाई की है। अब ये ए बिंदु से प्रकाश की किरण चलती है और बी बिंदु पर जाकर दर्पण से परावर्तित होती है, और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है। और अब हमने ये वक्रता केंद्र सी को बी से मिलाया, यानी कि अभिलंब डाला, और ये आई जो है आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ आई है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ आ है तो यहाँ भी आई होगा। तो अब इसको पहले हम लोग लैंग्वेज जानेंगे, उसके बाद इसको जो है मैथमेटिकली हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C फोकस F फोकस F है। ए बिंदु से प्रकाश की किरण चलकर बी बिंदु पर जाती है और परावर्तन के बाद F बिंदु से होकर गुजरती। अब हमने सी बिंदु को डी से मिलाया। अब चित्रानुसार परावर्तन के नियम से एंगल एबीसी बराबर एंगल सीबी है। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीसीएफ, ये एकांतर कोण है। इसलिए एंगल सीबीएफ और ये बीसीएफ ये बराबर होंगे। इसलिए ट्रायंगल बीसीएफ समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः BF बराबर FC और B बिंदु P के
निकट है, इसलिए PF बराबर FC बराबर PC/2 और FCF बराबर PCR/2। अब ये देखिए, ये प्रूफ, ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप लोग भी जो है लिख सकते हैं। M एक अवतल दर्पण है और A बिंदु से प्रकाश की किरण B बिंदु पर जाती है, परावर्तन के बाद F बिंदु से होकर गुजरती है। अब इसमें जो है मेन ये पॉइंट है चित्रानुसार फिगर के अनुसार और परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या देख रहे हैं, एंगल ABC AB और इक्वल टू एंगल CBF, यानी ये एंगल जो I है 100 और ये एंगल R जो है 100, ये दोनों बराबर हैं। कल परसों के क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे परावर्तन के दूसरा नियम, और परावर्तन के दूसरा नियम में आप लोग देखे थे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए I बराबर R, तो इसलिए ये एंगल ABC ये I एंगल और एंगल CBF ये R एंगल, ये दोनों बराबर होगा। एंगल ABC ये I वाला एंगल है 100, एंगल BCF यहाँ जो I एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल जो है एकांतर कोण है। इसलिए अब ये ABC ये दोनों जब बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि CBF इक्वल टू एंगल BCF, ये दोनों बराबर है। और जब ये दोनों भुजा बराबर होंगे, एंगल बराबर होंगे, CBF यानी कि CBF ये R वाला एंगल और एंगल BCF ये I वाला एंगल, ये दोनों जो है ये परावर्तन के नियम से जब बराबर हैं, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब दो भुजा भी बराबर होता है, और इसलिए जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये BCF ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अतः BF बराबर FC, यानी कि B से F की जो भुजा की लंबाई है, ये जो भुजा आप देख रहे हैं B से F वाला भुजा, और F से यानी कि ये दोनों F से और C की जो भुजा की लंबाई है, ये दोनों भुजा बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों भुजा जब बराबर होंगे तो ये दोनों भुजा बराबर होने पर ये P बिंदु के निकट अगर चला जाए, ये P बिंदु के निकट चला जाए, जैसे कि ये यहाँ पॉइंट है, तो ये भुजा अगर ऐसे चला आएगा तो ये और ये यानी कि BF बराबर PF ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो P बिंदु के निकट चल जाएंगे तो ये BF बराबर PF ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से ये PF जो होगा ये FC के बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होंगे BF बराबर FC। तो BF बराबर FC जब होगा तो ये BF बराबर PF जब निकट आ जाएगा तो यहाँ BF बराबर PF आ जाएगा, और ये BF बराबर जब PF आ जाएंगे तो अब इसलिए PF का वैल्यू अगर निकालना हो, ये P से F की दूरी अगर निकालना हो तो ये दोनों पहले बराबर कर लेंगे, और ये PC/2 यानी PC से C तक की जितनी दूरी है ये PC का आधा दूरी है,
तो इसलिए होगा ये पीसी का आधा दूरी होगी पीसी बाई 2। अब एफ से सी की जो दूरी है ये एफ सी, तो एफ सी जो हो गया और ये पीएफ जो हो गया, तो पीएफ फोकस दूरी, ये पीएफ जो है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये एफ हो गया और ये ध्रुव से वक्रता केंद्र की टोटल दूरी जो है ये मिरर में भी आपको बताया थे ये वक्र त्रिज्या है, तो ये r और ये y वाला 2 दे देंगे। तो ये इस प्रकार f बराबर r/2 या इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो r बराबर 2f, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये r बराबर 2f। तो ये हम लोग को अवतल दर्पण में सिद्ध करना था वक्र त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या इसी बात को आप उल्टा करके भी बोल सकते हो, फोकस दूरी जो होता है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो ये टॉपिक हम लोग का था अवतल दर्पण में सिद्ध करना। अब हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं उत्तल दर्पण में ये r बराबर 2f सिद्ध करना है। तो आइए उत्तल दर्पण में हम लोग चलते हैं, सेम टू सेम सब कुछ इसी प्रकार जो है सो लिखेंगे और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इसके लिए आपको उत्तल दर्पण का फिगर बनाना होगा। ये है उत्तल दर्पण, ये है पोल, यहां हो गया सी एम एम डैश, एक प्रकाश की किरण जाती है, यहां एफ है, ये फिगर है और ये आर है, तो यहां भी एंगल आर होगा, और ये आई है तो यहां भी एंगल आई होगा। अब इसमें भी हम लोग को ये उत्तल दर्पण में भी हम लोग को सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो इसको सिद्ध करने के लिए सेम टू सेम इसी प्रकार लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, ये एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव ये P है, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। A बिंदु से प्रकाश की किरण चलकर B बिंदु पर जाती है और B बिंदु पर परावर्तन के बाद N की तरफ
एन बिंदु की तरफ जाती है, लेकिन आभासी रूप से ये फोकस पर आकर मिलती है। ये बताया क्या आप लोगों को, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए यहाँ आभासी जो है सो किरण यहाँ देख रहे हैं एफ पर जाकर मिलता है, लेकिन एन बिंदु की तरफ चला जाता है। अब हमने सी बिंदु को, यहाँ जो सी बिंदु है, इस बिंदु को बी बिंदु से मिलाया, तो ये सी बिंदु को बी बिंदु से हमने मिलाया तो एक अभिलंब का काम करता है। अब मिलाया, अब चित्रानुसार में चलेंगे, चित्र के अनुसार परावर्तन के नियम से चलिए। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है ए बी सी, ये ए बी, इस भुजा को मान लीजिए डी, और ए बी डी, ये ए बी डी बराबर, फिर ये डी बी एम, ये दोनों बराबर, ए बी डी बराबर डी बी एम। फिर डेविएशन हो गया। अब ये ए बी डी बराबर, अब ये एंगल जो होगा ये बी सी एफ के बराबर, ये आई है तो ये भी आई है, ए बी डी बराबर ए बी डी, ये एंगल आई है, और ये बी सी एफ यहाँ भी आई होगा। इसको अगर आगे आप मिलाते हो तो ये आई है, तो यहाँ सम्मुख कोण के हिसाब से ये भी आई होगा, और यहाँ बी बिंदु पर जब आई होगा तो यहाँ भी ये आई होगा। तो यहाँ पर आप जो है पहले शीर्षाभिमुख होगा, पहले इसको शीर्षाभिमुख लिखेंगे, ए बी डी, ये आई है तो ये आई और ये आई शीर्षाभिमुख, और यहाँ आई होगा एकांतर के हिसाब से यहाँ आई होगा बी सी एफ। अब इसलिए जो है यहाँ आपके पास दो एंगल आएंगे, ए बी डी, ये ए बी डी है डी बी एम, ये डी बी एम, ये है आर, तो बी सी एफ, ये सी बी एफ, यानी कि ये आपके पास आ जाएंगे अब एंगल डी बी एम, ये है आर। अब ये है, अब यहां पर ये सी बी एफ, ये आर दिखा लीजिए, सी बी एफ, ये आर दिखा लीजिए। उसके बाद ये स्मॉल आर और ये आई, ये दोनों जो है परावर्तन के नियम से आपके पास बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे आप परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये एंगल आई जो है बराबर ये एंगल आर, ये दोनों एंगल जो है बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये जब दो बराबर एंगल होता है तो ये त्रिभुज जो हो गए आपके पास, त्रिभुज BCF, BCF, ये पिछला त्रिभुज जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और ये हो गया BCF समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये भुजा दोनों बराबर होंगे, तो आप ये FC और ये BF बराबर, अतः फिर यहां से लिखेंगे आप, अतः BF बराबर FC, B से F की भुजा जो है 100 और FC जो है वो दोनों बराबर होंगे, ये बराबर FC। B बिंदु अगर P बिंदु के निकट चला जाए, ये B बिंदु अगर P बिंदु के निकट चल जाता है तो ये BF PF के बराबर है, तो ये BF जो हो गया PF के बराबर होगा, PF बराबर FC, तो इसलिए ये PF जो हो गया ये FC ये भी बराबर हो गया PF बराबर FC।
और ये पीएफ का वैल्यू तो निकालेंगे, ये पीएफ का वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल जो है ये पीसी का वैल्यू का आधा होगा, तो ये पीसी बाय 2 और ये जो है पीएफ का मान, तो पी से एफ की जो दूरी है फोकस दूरी है, इसको एफ से डिनोट करेंगे और पीसी, अब ये टोटल जो है पीसी है कैपिटल आर से डिनोट करेंगे r/2, ये जो है पीएफ का वैल्यू f बराबर r/2, ये साबित हो गया उत्तल दर्पण में और r बराबर हो गया qf। तो अब आपके एग्जाम में ये पूछता है 2 नंबर में, कभी कभी आता है 3 नंबर में भी कभी आ सकता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए r बराबर 2f। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2, तो ये उत्तल दर्पण में आप लोग सिद्ध करेंगे। पहले फिगर बनाएंगे, ये लैंग्वेज लिखेंगे, चित्रानुसार लिख करके उसके नीचे फिर ये लिखेंगे, तो आपका ये प्रूफ। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, r बराबर 2f। अब जो है कुछ पोजीशन आप लोग को जानकारी लेना होगा। पोजीशन के बारे में ये जानकारी लेना है कि जब अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को किस स्थान पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके लिए आप लोगों को जो है सो ये शॉर्ट लिस्ट आपको जानकारी लेना होगा। फिगर इसका जो है सो बनाने के लिए आप लोग बुक में देखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है इसका फिगर, उसको आप लोग जो है बना करके प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहाँ पर एक हम शॉर्ट लिस्ट लेते हैं, क्योंकि मिरर फार्मूला जो है प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या क्या स्थान है ये जानकारी लेना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान, वस्तु को कहां पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट लिस्ट चार्ट बनाना होगा। पहले जो है सो वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर रखा जाए, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां रखा जाएगा और प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरा कॉलम है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में ये देखना है प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बाद तो 3 कॉलम आप लोगों को जानकारी लेना होगा। पहला वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां रखेंगे तो जब वस्तु ध्रुव P पर होगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव P पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी इसका ध्रुव पर बनेगा और इसका जो है प्रकृति क्या होगा, आभासी, सीधा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा इस कंडीशन में, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये आपका अवतल दर्पण में है, फिगर आप लोग बुक में देख लेंगे, फिगर आप लोग जो है सो बनाएंगे इसका। जब वस्तु P पर रखा जाता है तो उसका डायग्राम आपको बनाना होगा, तो ये बना लेंगे। दूसरा नंबर है ध्रुव P तथा F के बीच, अर्थात जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको देखना है।
तो इस कंडीशन में आप लोग फिगर देखेंगे, दर्पण के पीछे बनता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, दर्पण के पीछे। और ऐसा कंडीशन में प्रकृति होता है आभासी, सीधा एवं बड़ा, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो बनता है यह आभासी प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनती है। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है फोकस एफ पर। जब वस्तु को फोकस एफ पर आप रखेंगे तो फोकस एफ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो फोकस एफ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये फिगर में आप लोग बुक में देख लेंगे और फिगर जरूर बना लेंगे हर कंडीशन का। ये सभी केस का फिगर के साथ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट हुआ, लेकिन एग्जाम में आपको फिगर भी पूछता है, 3 नंबर में देगा कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम सिर्फ दे रहे हैं, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा बुक में। जब वस्तु फोकस तथा सी के बीच में हो, सी मीन्स हो गया वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु फोकस तथा सी के बीच में रहता है, वक्रता केंद्र के बीच में रहता है, तो इसका प्रतिबिंब सी तथा मतलब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन में वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा केस है सी पर वस्तु रखेंगे तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब भी बनेगा सी पर। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इससे मिरर फार्मूला आपको जो है से बनाएगा। मिरर फार्मूला जो है प्रूफ करेंगे तो उस समय ये कंडीशन में से कोई कंडीशन का यूज पड़ेगा, याद रखिएगा, तब तो इसका फिगर बनाइएगा। सी पर जब रहेगा तो ये बनेगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और सी तथा अनंत के बीच में सी तथा अनंत के बीच में जब रखेंगे तो सी तथा अनंत के बीच में रखने पर सी तथा एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और सातवां केस है जब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर इसका जो है सो प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। तो ये केस आप लोग जो है याद रखेंगे और इस केस के द्वारा ही आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होगा। और इसका फिगर डायग्राम जब बनाएंगे तो फिगर डायग्राम से आप जो है सो फिर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये था आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होता है ये करेंगे। तो चलिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
यूजेज ऑफ कॉनकेव यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर का उपयोग क्या है? तो आप लोग कॉनकेव मिरर का उपयोग जानते हैं, ध्यान भी कर लीजिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग पहला है हजामती काट में, हजामती काट में दाढ़ी बनाना। दूसरा उपयोग है टॉर्च, वाहन का हेडलाइट, टॉर्च वाहन का हेडलाइट, सर्च लाइट, और तीसरा उपयोग है रोगियों के नाक, कान, गला, दंत की जांच करने। चौथा उपयोग है सोलर भट्ठे, सोलर भट्ठे, सोलर कुकर, सोलर कुकर, उष्मा ऊर्जक, इत्यादि। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग याद रखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती काट में दाढ़ी बनाने में होता है। टॉर्च वाहन का हेडलाइट, सर्च लाइट के आगे जो शीशा होता है अवतल दर्पण का रहता है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हजामती काट में क्यों करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाती है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के कारण ये दाढ़ी को साफ साफ दिखने के लिए ये दर्पण का यूज किया जाता है। टॉर्च लाइट, वाहन का हेडलाइट, इससे जो लाइट आती है या सर्च लाइट वो बहुत दूर तक फैलती है। अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को फैलाने में मदद करती है। रोगियों के नाक, कान, गला, दंत की जांच ये दर्पण के द्वारा पहले होता था। ये दर्पण पर लाइट के रिफ्लेक्शन होने के कारण ये लाइट को गला के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता था। तो इसके कारण जो है सो इसका यूज दंत चिकित्सक करते थे पहले। सोलर भट्ठे यानी कि सोलर भट्ठे जिससे खाना बनता है, सोलर कुकर, उष्मा ऊर्जा, सोलर लाइट, ये सभी में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण का यूज था। अगला टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर।
उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का स्थान, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा? वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने किस किस स्थिति में रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग कल क्लास में। कल आप लोग मिरर फार्मूला भी जो है सो प्रूफ करेंगे, दर्पण सूत्र भी जो है प्रूफ करेंगे, और ये दर्पण सूत्र अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कल की क्लास में चलेगी। तो आज क्लास फिजिक्स का आप लोग यहीं पर संपन्न करेंगे, और ये वीडियो YouTube चैनल पर भी आपको उपलब्ध होगा। इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स यू।